हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी आईएएस एकेडमी। आज हम कुछ करंट अफेयर्स के न्यू टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम लास्ट क्लास में डिस्कस कुछ टॉपिक्स को ब्रीफली कवर करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक था सीएमई कोरोनल मास इजेक्शंस, मिशन विजिल एंड मानस नेशनल पार्क एंड few other topics were endangered species in मानस नेशनल पार्क, सीएमई कोरोनल मास इजेक्शन। ये प्लाज्मा और जो गैसेस होते हैं सन के सरफेस से, कोरोना मीन्स सन के सरफेस से जो निकलती हैं, उसको हम कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। ये हमारे सैटेलाइट स्पेस क्राफ्ट और जो हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। विजिल एक सन ऑब्जर्वेशन मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। ये सन की मॉनिटरिंग करेगा और सोलर स्टॉर्म को एडवांस में बताएगा, जिससे कि हम वहां से मूव करके अपने आप को बचा सकते हैं। मानस नेशनल पार्क, ये जैसा हमें पता है कि असम में है। मानस रिवर इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है। रॉयल मानस नेशनल पार्क जो कि भूटान में है, इसकी कॉन्टिन्यूटी में मिलता है, और इसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज जैसे पिग्मी हॉग और वाटर बफेलो ये मेन है। इसके साथ आज हम कुछ न्यू टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिसमें से मेन टॉपिक्स है मोलिंग नेशनल पार्क, फुल डे, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यूएल पिन, and the next is MANPADS, Man Portable Air Defense System. Next, Bahini scheme and the seaweed. Without wasting time, let us start our first topic, Mauling National Park. This park is present in the Arunachal Pradesh state. This is the Siang River. This is present in the Siang River Valley. This is Siang River Valley. ये ईस्टर्न बॉर्डर बनाता है हमारा यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व का, जिसका नाम है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेन है। इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश में एक और हमारा नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क। फ्लाइंग स्क्विरल के लिए फेमस है ये, फ्लाइंग स्क्विरल। तो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स इसमें कवर करते हैं हम लोग। लोकेटेड इन द अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन आदि हिल्स। आदि हिल्स, यहाँ पे आदि हिल्स है सियांग डिस्ट्रिक्ट में, ऑफ द ईस्टर्न हिमालयज एडजॉइनिंग सियांग रिवर वैली। दिस इज सियांग रिवर, दिस इज सियांग रिवर। Eastern part of Dihang Dibang Biosphere Reserve. Some of the important fauna present here are deer, red panda, hoolock gibbon, tigers, wild buffalo, panther, elephant, hog, greater spotted eagle. इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको हम कवर करते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है रेड पांडा। रेड पांडा कहाँ पे मिलता है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उसके साथ में एडजॉइनिंग साउथ वेस्ट चाइना में, साउथ वेस्ट चाइना। रेड पांडा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है अंडर IUCN रेड लिस्ट। IUCN रेड लिस्ट, दिस इज एंडेंजर्ड एंड दिस इज गिवन शेड्यूल 1 प्रोटेक्शन अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। So these 2 points are very important about red panda. Where it is found? It is found in the northeast India, in the Arunachal Pradesh state, and in the southwest China. Along with this, one other important species here is hoolock gibbon. This is one of the species of gibbon. Gibbon means the primate. This is the closest ancestor of human. And where it is found? Hoolock gibbon. It is found in Assam, in northeast India whole, in Bangladesh as well, in southwest China, and in Myanmar also.
and it has been given the status of endangered species under IUCN Red List. इससे पहले क्लास में मैंने कहा था कि हम लोग ये डिस्कस करेंगे डिफरेंट कौन कौन से स्टेटस किस स्पीसीज को दिए जाते हैं IUCN के अंदर। यहाँ पे हम ब्रीफली इसको कवर करने का ट्राई करते हैं। IUCN में लगभग 7 स्टेटस दिए जाते हैं, कई बार ये लोग इनको 9 में भी कहते हैं, तो 9 और 7 हम सारी एक बार कवर करते हैं ब्रीफली। फर्स्ट, नॉट इवेल्युएटेड, ये उन स्पीसीज का डेटा है जिनको इवेल्युएट नहीं किया गया है कि वो कितनी उनकी पॉपुलेशन प्रेजेंट है। दूसरा है डेटा डेफिशिएंट, जिनको ट्राई तो किया गया है कि कितने स्पीसीज उनके प्रेजेंट हैं लेकिन पूरा डेटा कलेक्ट नहीं हुआ है, डेटा डेफिशिएंट। एंड द थर्ड वन इज लिस्ट कंसर्न, ये बॉटम 3 स्पीसीज हैं। लिस्ट कंसर्न की उनकी स्पीसीज की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि कोई भी उसके लिए कंजर्वेशन एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद शुरू होते हैं नियर थ्रेटन्ड स्पीसीज, कि उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है और नियर फ्यूचर में वो थ्रेटन्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आ सकती है। थ्रेटन्ड स्पीसीज की कैटेगरी में 3 कैटेगरीज है फर्दर, जिसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल। These 3 categories comes under threatened species. 3 plus 3, 6 categories are already covered, and above this 4 plus 3, 7 categories are already covered, and above 2 categories are extinct, and 9th one is extinct in wild, 8th one is extinct in wild, and 9th one is extinct in biological conserves like national parks, wildlife sanctuaries. So these are the 9 species under IUCN Red List. From bottom to top, they are facing the higher threat, and their species are limited to certain areas, and their number is very less. That's why on that basis they are given the different categories according to their population. And the next topic is Phool Dei. Phool Dei is a festival which is celebrated in the state of Uttarakhand, in the Garhwal and the Kumaऊं region of Garhwal, Uttarakhand. In this festival, children, which are known as Phoolyari, group of children, Phoolyari, they bring flowers bouquets to the households, and the households use these flowers to offer to their gods, to offer to their local deities. And when it is celebrated on the first day of the Chaitra season according to the Hindu calendar. एक स्टेटमेंट ये भी आ सकती है कि ये किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है, व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड। ये एक अफेक्शन को शो करता है जो नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों में होती है। तो इस वाली स्टेटमेंट को किया जा सकता है यूज किसी भी एमसीक्यूज में, कि ये बेसिकली हार्वेस्ट को सेलिब्रेट करने के लिए या कैटल को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। ये एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के प्रति जो लोगों का लगाव है उसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। फूल डे, पॉइंट्स टू रिमेंबर आर उत्तराखंड, कुमाऊं हिमालयाज। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज यूएल पिन, यूनिक लैंड पार्शियल आइडेंटिफिकेशन। यूएल पिन एक लैंड आधार होता है, 14 डिजिट का लैंड आधार होता है। जैसे कि नॉर्मल हमारा आधार है, ये जमीन का आधार है, 14 डिजिट का होता है। इससे जो लैंड पार्सल्स हैं डिफरेंट उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। इसका बेनिफिट ये होगा कि इसको हम आधार और रेवेन्यू सिस्टम से लिंक करेंगे, जिसकी वजह से लैंड को इजीली और प्रिसाइजली आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि किस पर्सन के नाम पे ये लैंड रजिस्टर्ड है। उससे लैंड एक्विजिशन ईजियर होगा हमारा। उसके साथ में रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस विल बी ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस को पकड़ा जा सकता है। इसके साथ में जो ओनरशिप से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं हमारे, उनको भी इजीली हैंडल किया जा सकता है। ये आधार के जैसा 14 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर है। नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये एक सॉफ्टवेयर है
इस सॉफ्टवेयर के अंदर हर स्टेट गवर्नमेंट अपने लैंड पार्सल्स को रजिस्टर करेगी और ये सॉफ्टवेयर और ये 14 डिजिट का यूएल पिन डेवलप किया गया है एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। With this, we move to our next topic, MAN pads. This is MAN portable air defense system. जैसा कि हम इस पिक्चर से समझ सकते हैं कि एक सोल्जर ने इसको अपने शोल्डर पे उठाया हुआ है, इसलिए इसको शोल्डर माउंटेड या व्हीकल माउंटेड भी के फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है, शोल्डर या व्हीकल पे। ये पोर्टेबल है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। दिस इज पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल। ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जो लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स हैं उनको टारगेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फायर एंड फॉरगेट, दिस इज बेस्ड ऑन द फायर एंड फॉरगेट गाइडेंस सिस्टम। ये सिस्टम क्या होता है? इस सिस्टम में आईआर रेडिएशंस को चेंज करती है मिसाइल। आईआर रेडिएशंस रिलीज होती है हमारी जब भी कोई चीज हीटअप होती है, जैसे कि हेलीकॉप्टर या फिर कोई फ्लाइंग जेट है, उसके इंजन से हमें हीट वेव्स रिलीज होती हैं और हीट वेव्स को ये सेंसर्स हैं जो इस मिसाइल में हैं वो टारगेट करते हैं। जहां पे भी वो हेलीकॉप्टर और जेट फ्लाई करेगा, ये मिसाइल उसके पीछे उसको चेंज करते हुए हिट करेगी। इस सिस्टम को बोलते हैं फायर एंड फॉरगेट गाइडेंस सिस्टम। दिस हेल्प टू शील्ड द ट्रूप्स फ्रॉम द एरियल अटैक्स एंड इट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे इन टारगेटिंग low flying aircrafts. And the next topic is Bahini scheme. This scheme is important because it focuses on the sanitary health of the girls and the women. Few specific points which need to be remembered are this Bahini schemes aims installing vending machines. इस स्कीम के अंदर ये पहली बात तो स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है सिक्किम स्टेट के अंदर। तो यूपीएससी में या एमसीक्यूज में क्या हो सकता है कि सिक्किम को रिप्लेस कर देंगे, इट इज ए स्कीम ऑफ मणिपुर और इट इज ए स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ट्राई टू रिमेंबर दिस इज ए स्कीम ऑफ सिक्किम। इस स्कीम के अंदर होता क्या है? वेंडिंग मशीन्स इंस्टॉल करेगी सरकार विच विल प्रोवाइड फ्री सैनिटरी पैड्स। किनको प्रोवाइड करेगी? टू ऑल द गर्ल्स हु स्टडीज इन क्लास 9 to 12th. It covers all the girls in the secondary and senior secondary school. This is the first scheme which focuses on the secondary and senior secondary level. And this scheme is not only important in the state of Sikkim. This has to be done all over the India. So this scheme becomes more important so that it can be replicated in other states as well. Why? Because in all over India, there are only 36% girls or women who are using sanitary pads. So, to ensure safety, health, sanitation of the girls, this scheme should be implemented in other states as well. And we already discussed, this will also have the effect on decreasing dropout rate in the schools. Because in most of the schools, the girls who studied between class 6th and 8th, they drop out. 1/4 of those girls will drop out from the schools because of their sanitary issues or menstrual cycle related issues in the school. And in the state of Sikkim, these vending machines are more required because of the difficult terrain and the more rural population. So sanitary pads availability is a major problem in the state of Sikkim. And few specific points as we discussed already. This is a scheme by Sikkim government to install vending machines for the sanitary pads. First time all girls studying in class 9 to 12th are covered, and the aim of the scheme is to provide 100% access to free and safe sanitary pads. Along with this, the second aim is to curb dropouts of the girls from the school and to raise awareness about the menstrual hygiene. With this, we move to our next topic, and next topic is seaweed. Seaweed is not a plant. First thing to remember is ये कोई plant नहीं है, ये plant like macroalgae. This is plant like macroalgae. तो याद रखने वाली बात है कि ये प्लांट नहीं है,
ये प्लांट जैसा मैक्रो एल्गे है, ये हमारा नॉन वास्कुलर कैटेगरी के अंदर आता है। नॉन वास्कुलर मीन्स जिसके अंदर वास्कुलर टिश्यूज जो प्लांट्स के अंदर होते हैं, जो पानी और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये होते हैं जाइलम एंड द फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। सीवीड में ये सब नहीं होता है, जाइलम एंड फ्लोएम, सो वी कॉल दिस नॉन वास्कुलर प्लांट लाइक मैक्रोएल्गे। जैसा कि हमने बताया, दीज आर नॉट प्लांट्स, सो दीज आर हैविंग सूडो और नॉट ए ट्रू सिस्टम ऑफ roots, stems and the leaves. These are resembling like plants, but they are not plants. These are important because they are having very high medicinal value, and very high medicinal value because they have full of vitamins, minerals and the fiber. They can easily grow in the tidal zones, in the shallow waters. Because of this quality, they are promoted by the government under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. We will discuss some points regarding to this scheme, but before that we cover this topic. These seaweeds have high photosynthetic efficiency due to moist conditions which are prevalent in the tidal zone. जैसे कि कोई वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी हमें पता है ऐसे जाती है, ये स्लोप होता है उसका, तो जो ये टाइडल जोन है हमारा, ये सैलो वाटर है। सैलो वाटर में होता क्या है कि कोई भी ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कंटेनिंग प्लांट लाइक कोई भी अगर स्ट्रक्चर है, तो वो यहाँ पे सन रेज को भी एक्सेस कर पाएगा, सनलाइट को। एज वी नो, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो इन द सैलो वाटर सनलाइट पेनिट्रेट till the roots and they can easily harvest it and convert it in the food synthesis. So they are high in photosynthetic efficiency due to moist conditions prevalent, because they can easily get water and the sunlight because of the shallowness of the tidal zones. Next we will discuss about Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. ये डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एक स्कीम है। इस स्कीम के अंदर फिशरीज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बनाया गया है। फिशरीज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, वो क्या फ्रेमवर्क है? फिशरीज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क 20,000 करोड़ इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट खर्च करेगी 5 साल में, जिसमें से 11,000 करोड़ खर्च करेगी फिशरीज एक्टिविटीज के लिए और 9,000 करोड़ खर्च करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हियर दीज आर फॉर एक्टिविटीज। एक्टिविटीज में कौन कौन सी चीजें कवर होंगी? एक्टिविटीज में होगा हमारी मैरीन फिशरीज, कोस्टल फिशरीज, इनलैंड फिशरीज। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें कवर होने वाली है हमारी? कोल्ड चेन्स के साथ में मार्केट स्ट्रक्चर्स एज वेल एज अदर इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज नीडेड एट द कोस्ट फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ द फिशरीज सेक्टर। Why this has to be done? Because government has aimed to provide employment to 55 lakhs people over the period of 5 years. With this, other aims are to increase additional production of fisheries by 70 lakhs tons over the period of 5 years. Along with this, to double the fisheries export to 1 lakh crore in 5 years. अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसी स्कीम के साथ में सीवीड कल्टीवेशन को भी ऐड कर दिया है टू प्रोवाइड फर्दर एम्प्लॉयमेंट एंड रेवेन्यू टू द कोस्टल फिशरमैन्स. Some questions from today's lecture, and the first question is, with reference to the Mauling National Park, consider the following. And the first statement is, it is located in the Upper Siang district
ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सियांग रिवर वैली में प्रेजेंट है मौलिंग नेशनल पार्क। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। इट फॉर्म्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लेक्चर। रेड पांडा एंड हुलुक गिबन, ये दो इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं जो इस नेशनल पार्क में मिलती है। दोनों स्पीसीज एंडेंजर्ड हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशन हमने ऑलरेडी कवर किया है, तो ये पॉइंट याद रखने वाली बात है। आर मोस्टली सीन फोना हेयर। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर राइट एंड द नेक्स्ट की टर्म हेयर इज इनकरेक्ट। हमें ये सारी इंफॉर्मेशन पता होने के बावजूद ये क्वेश्चन हमें नेगेटिव मार्क्स दिला सकता है। वाई? क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर 80% क्वेश्चंस में हम इसको पढ़ते ही नहीं है इनकरेक्ट। हम सीधा जाते हैं कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और हमें लगता है वी नो दिस और अब हमें इसके नंबर मिलेंगे, लेकिन हेयर इज द गेम, इनकरेक्ट। एंड बिकॉज ऑफ दिस इनकरेक्ट this option would be wrong and right answer would be none of the above. So always read the statements very carefully so that you can utilize your knowledge for positive results. UPSC tries to beat you at every point, so we need to be very alert while reading the question. And the next question is, consider the following with respect to the UL pin, unique land identification parcel, described as आधार फॉर लैंड। इसको डिफाइन ही हम ऐसे करते हैं, ये आधार है लैंड का 14 डिजिट एंड यूनिकली आइडेंटिफाइज एवरी सर्वेड पार्सल ऑफ द लैंड। द स्टेटमेंट इज राइट। सेकेंड स्टेटमेंट सेज नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर डिजाइन टू असिस्ट द स्टेट्स फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। Second statement is also right. We already covered this. This is done by the NIC, National Informatics Center. And next command is, which of the following statements are correct? And the both statements are right. So the right answer would be first and the second. With reference to the manpads, consider the following. First statement is, it is a long range, lightweight and surface to air missiles. This is right. This is also right. But the first part of the statement, this is the long range. This is not the long range. See how the UPSC plays. They change the words in the statement. Most of the statement is right, but because of particular word, your statement is wrong. Here, the keyword is long range, but this is for the short range. You have to be alert while solving the MCQs. This is for the short range. The first statement is wrong because of long range, and the second statement is, it has a fire and forget guidance system. The statement is right. We already discussed what this system means, and the right answer would be only 2, C. And the next question is about seaweed. You need to consider the statements. It is a vascular. This is wrong. We already discussed. This is non-vascular. There is no xylem and phloem in the seaweed. So no need to read the further. This is wrong. Come to the second statement. It has a great medicinal value. Right. That's why it has been promoted under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. And the statement is right. And the right answer would be 2 and the 3. B. फ्रेंड्स, आई होप आज के लेक्चर से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके बताइए, और हो सकेगा नेक्स्ट क्लास में हम आपके डाउट्स भी डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।